हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला। तो आज हम लोग इसका आगे का पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग का पार्ट सेकंड करेंगे। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले वाले वीडियो का थोड़ा सा बैकअप करा देता हूँ। इसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी देखी थी। तो इसमें बेल्जियम का और बेल्जियम, पहले बेल्जियम की कहानी है। तो बेल्जियम में हमने कॉम्पोजिशन देखा था, वहाँ पे कैसे कॉम्पोजिशन के बेसिस पे वहाँ पे क्राइसिस हो रहे थे। तो उसमें कॉम्पोजिशन कुछ यूँ था, 59% रीजन में डच बोलने वाले थे और 40% में फ्रेंच बोलने वाले थे, और कैपिटल में इसका थोड़ा उल्टा था। और उसके बाद में फ्रेंच फ्रेंच थी जो माइनॉरिटी स्पीकिंग थी, वो रिच और पावरफुल थी। वहाँ पे टेंशन अक्कर्स हुए थे 1950-60s में, वहाँ पे टेंशन स्टार्ट हो गए थे। और वहाँ की एक स्पेशल प्रॉब्लम थी, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो ये यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल और कंट्री की सिचुएशन वाइस वर्सा थी। ठीक है, उसके बाद में हमने श्रीलंका का कॉम्पोजिशन देखा था। श्रीलंका में सिन्हालाज जो थे वो मेजोरिटी में थे, और वो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में थे। और तमिलियंस थे वो माइनॉरिटी में थे। तमिलियंस दो टाइप के थे, हाँ, एक तो इंडियन तमिल्स और एक थे वहाँ के नेटिव तमिल्स। और जो सिन्हाला थे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तमिलियंस हिंदू मुस्लिम दोनों थे, और कुछ 7% वहाँ पे क्रिश्चियंस थे। तो आज हम पढ़ेंगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो पहले मेजोरिटिज्म का मतलब क्या होता है। मेजोरिटिज्म मीन्स अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो हम हर एक कंट्री में एक कम्युनिटी को मेजोरिटी में देखते हैं, वो रीजन रिलीजन के हिसाब से हो, लैंग्वेज के हिसाब से हो, कल्चर के हिसाब से हो, किसी भी बेसिस पे हो। अगर कोई मेजोरिटी है और वो मेजोरिटी अपनी माइनॉरिटी, उस कंट्री में जो माइनॉरिटी है उसको सप्रेस कर रही है, उसको दबा के अपना कल्चर अपनी लैंग्वेज उसके ऊपर थोप रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेजोरिटिज्म दिखाई देता है। जो मेजोरिटी अपनी जो उसकी कल्चर है वो अपनी इच्छा से उनके ऊपर लगाना चाहती है, उनका उनकी इच्छाएं दबाना चाहती है, उनको इक्वल्स राइट्स नहीं दे रहे, जिसमें मेजोरिटी अपना खुद का रूल करती है, वहाँ पे मेजोरिटिज्म दिखाई देता है। तो मेजोरिटिज्म का मतलब होता है कि एक माइनॉरिटी के ऊपर, माइनॉरिटी के विरोध करने के बावजूद भी उनके ऊपर अपनी मर्जी से जब मेजोरिटी कम्युनिटी उनके ऊपर कुछ अपने रूल्स लागू करती है, अपनी लैंग्वेज लागू करती है उनके विशेष के अगेंस्ट, तो फिर मेजोरिटिज्म दिखाई देता है। तो श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था 1948 में, अपने से एक साल बाद में वो आज़ाद हो गया था। तो द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो वहाँ पे क्या, जो सुप्रीमेसी थी वहाँ पे सिन्हाला की थी। तो जैसे कंट्री आज़ाद हुई तो वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से रूल्स सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जो उनके लैंग्वेज को उनके कल्चर को प्रमोट करे, ऐसे रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज एन ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1956 में एक एक्ट पास कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने कि सिन्हाला ही इन कंट्री की खाली एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इससे क्या हुआ कि जो तमिलियन थे या फिर जो अदर कम्युनिटी थी वो थोड़ी विद्रोह में आ गई, उन्होंने रिवोल्यूशंस जागे कि ऐसा कैसे हमारी लैंग्वेज, क्योंकि जो अब जिसको सिन्हाला नहीं आती, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्ट है तमिलियंस का, आप देखो 13% एक पॉपुलेशन है जो जिसको सिन्हाला नहीं आती, अब बोलना नहीं चाहते, वो आप उनकी इच्छाओं को दबाओगे, तो फिर उन्होंने उनमें आक्रोश आया। तो द the government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी सिन्हाला को प्रिफरेंशियल राइट्स मिलने लगे, उनको वहाँ पे उनके फेवर में जैसे रिजर्वेशन कर दिया उनके फेवर में, ऐसा सब कुछ चलने लगा। तो a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब सिन्हाला में बुद्धिज़्म था, सिन्हाला थे वो बुद्धिज़्म कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो बुद्धिज़्म को प्रमोट करने लगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए जिनसे बुद्धिज़्म प्रमोट हो रहा था, उस प्रोटेक्ट हो रहा था।
All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब alienation का मतलब क्या होता है? Alien का मतलब होता है कोई बाहर से आया हुआ, दूसरी पृथ्वी का आया हुआ। तो alienation का मतलब होता है किसी को अलग कर देना, किसी से अलग होने की फीलिंग आना, लेफ्ट आउट होने की फीलिंग आना। तो गवर्नमेंट मेजर, ये जो सारे ये रूल बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए गए, इनकी वजह से जो तमिलियंस थे उनमें एलियनेशन की फीलिंग आने लग गई। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. तो उनका जो बुद्धिस्ट लेड गवर्नमेंट थी उनके ऊपर से विश्वास उठने लगा। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज टेन ओवर टाइम। तो इसकी वजह से उन दोनों कम्युनिटीज़ में तनाव आने लग गया। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट थी, जो सिन्हाला की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अपने फेवर में सारे रूल बना लिए। उन्होंने माइनॉरिटी की कोई, उन माइनॉरिटी की इच्छाओं की कोई कदर ही नहीं की। तो उसकी वजह से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लग गया। श्रीलंकन लोन फिर श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाई, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने कहा हमारी भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमारी भी रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, मतलब उन जॉब्स में, एजुकेशन में भी उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस होने चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। तो वो भी अपनी इक्वलिटी डिमांड करने लगे। तो फिर उनकी बार बार इक्वलिटी दबाने, फिर उनकी डिमांड्स बार बार दबाई जाने लगी। तो फिर 1980s के जाते क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना ली तमिलियंस की, और उन्होंने वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा हमको हमारा एक अलग राज्य चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। आप पीछे वाली स्लाइड में देखो, ये देखो यहाँ पे जो रेड रेड दिख रहा है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे रहते हैं तमिलियंस। तो उन्होंने कह दिया हमारे यहाँ पे हमको एक अलग स्टेट चाहिए जहाँ पे हम तमिलियंस रहेंगे, हमारी अलग ही हमारी लैंग्वेज होगी, हमारा अपना कल्चर होगा, हमारा अलग हम रूल बनाएंगे। तो उन्होंने अपना अलग स्टेट की डिमांड करी, तमिल इलम, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और तो ये जो तनाव था दो कम्युनिटीज़ के बीच में, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ने लग गया धीरे धीरे। और जल्द इसके देखते देखते क्या हुआ कि कम्युनिटीज़ के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। अब सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर होता है एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाना बिटवीन दो ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, एक कंट्री के अंदर ही। जैसे सिविल वॉर का हिंदी मीनिंग होता है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध का आप अपने घर में एग्जाम्पल ले लो। जैसे आपके घर में अगर जॉइंट फैमिली होगी तो कोई भी दो कज़न्स में लड़ाई होगी, तो वो क्या सिविल वॉर, आपकी घर की सिविल वॉर हो जाएगी वो, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। तो कंट्री में वॉर शुरू हो जाती है, दो कम्युनिटी होती है वो ओपोजिंग में आ जाती है। तो जैसे अपने भी कई कई जगह पे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे होने लग जाते हैं। तो ये क्या अभी अपने तो इतने ज़्यादा नहीं होते, इतने हाईलाइट नहीं होते, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा सिविल, जब बहुत ज़्यादा दंगे होने लग जाते हैं तो एक वार लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, तब ये सिविल वॉर कहलाता है, जो एक कंट्री के अंदर ही चलता है। एज ए रिजल्ट वहाँ पे बहुत से लोगों ने दोनों कम्युनिटी के बहुत से लोग मरे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड and many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood। वहाँ पे बहुत सी कंट्रीज के जो लोग थे वो रेफ्यूजीज बन गए। रेफ्यूजी होते हैं जो अपना देश को वहाँ से छोड़ के जाना पड़े और वो दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। रेफ्यूजीज़ का मतलब होते हैं शरणार्थी, जो दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। जैसे अपने साउथ में कुछ तमिल से लोग आए हुए हैं शरण में, और उधर देखें तो नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में भी बहुत से आए हुए हैं। बांग्लादेश से 1971 की लड़ाई में बहुत से रेफ्यूजीज़ आए थे इंडिया में। तो वहाँ पे क्या, वहाँ तब अब 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो उसके बाद में उनमें बहुत से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, बहुत से एजुकेशनल डेवलपमेंट हुए, पर वो क्या सिविल वॉर के चलते सब वापस सेटबैक होने लगा, वहाँ पे वापस उनको नुकसान होने लगा, वो सब पीछे जाने लगा। श्रीलंका ऐसे लग रहा था जैसे डेवलप होने की वजह से पीछे जा रहा है। तो अब सब ये लमसम कुछ सालों तक सिविल वॉर चली, और ये चलते चलते 2009 में सिविल वॉर एंड हुई। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसके बाद में ये श्रीलंका का आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। तो श्रीलंका ने
श्रीलंका में आप देखो, श्रीलंका ने ये सब हैंडल नहीं किया। जो श्रीलंका में कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, वो उन्होंने मेजोरिटिज़म को सपोर्ट किया। उन्होंने सोचा मेजोरिटी सप्रेस करेगी माइनॉरिटी को तो कंट्री में सब कुछ सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कंट्री फिर जो माइनॉरिटी थी उसने क्या, रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो अभी बेल्जियम की कहानी देखेंगे हम। अब नेक्स्ट वीडियो में बेल्जियम की कहानी देखेंगे। बेल्जियम ने जो कॉम्पोजिशन के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट थे वहाँ पे, उनमें क्या स्टेप्स लिए, उन्होंने क्या रूल्स एंड प्रोविजंस लाए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। आप ये रिवाइज़ करें, शेयर करें, और जो ये आप पीपीटीज़ देखोगे तो इनमें ये जो मेजर पॉइंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप अगर ये रीड कर लेना इस लेक्चर के बाद में, तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।